जी 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 सिंह साहब, आप कुछ बोल। आपकी आपकी मैं एक लाइन बस डायरेक्टर, आपका जो ये निष्कर्ष है उसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो आप ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा और संस्कार दो अलग अलग चीजें हैं। शिक्षा इस बात की गारंटी नहीं लेती कि शिक्षक आप हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, पीएचडी हो जाएंगे तो उससे जिहाद से बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि साहब अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, गरीब लोग साहब ये ऐसी बातें करते हैं, ये इस तरीके के उग्रवाद में चले जाते हैं, ये मुजाहिद बन जाते हैं, ये आतंकवादी बन जाते हैं। मैं समझता हूं कि शिक्षित वर्ग जो है, जो शिक्षा है, वो आपको जिहादी बनने से नहीं रोक सकती। हाँ, संस्कार आपको जरूर जिहादी बनने से रोक सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो एक तरीके की कोशिश चल रही है बार बार कि भाई इनको शिक्षा नहीं है, मुसलमान गरीब है, भटका हुआ है, मुसलमान गरीब है, मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए हम तो देख रहे हैं कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वही ज्यादा बड़ा जहनी तौर पे आतंकवादी है। वो कभी कोई आईएसआई को सपोर्ट करता है, कभी कोई आईएसआई को ज्वाइन कर लेता है, इतना ही फर्क है। आप ये कहना चाहते हैं सर? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि लोगों को चिंतन करने की इसमें आवश्यकता है कि आखिर आपकी शिक्षा प्रणाली में क्या कमी है। और शिक्षा प्रणाली से मेरा केवल स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा प्रणाली नहीं है। आप जो अपने घर में जो आपने जो परंपरा कायम की है, क्या वो उसकी जड़ें इतनी इतनी कमजोर है? हर व्यक्ति का सबसे पहला शिक्षक या शिक्षिका उसकी मां होती, और फिर जिस वो माहौल में अपने घर में बढ़ता है, पलता है, जो उसके कानों में जो आवाजें आती हैं, जो उसके मस्तिष्क में जिस तरह की लहरें उठती हैं उस समय बचपन में, उसी से आदमी बनता है। तो मैं जब कहा कि ये चिंतन करने वाली बात है, तो इस पे कि आखिर हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी, केवल क्या बस हम दांतों के डॉक्टर बनाना चाहते हैं? दांत लगाने निकालने का तो वो काम कर लेगा, लेकिन एक जिहादी मानसिकता के साथ। तो हम किस तरह के समाज की संरचना कर रहे हैं? आप इस पे आज गौर करने की जरूरत है। और यही नहीं, आप देखिए, आपने जो दूसरी बात कही, ये मैं तो केरला का आपने जिक्र किया, तो मैंने देखा है पुष्पिंदर जी, और मेरा ये असेसमेंट है कि केरला में जो कम्युनिज्म और इस्लाम दोनों का जो रूप है वो कट्टरपंथ का है। और कट्टरपंथी दहशतगर्दी को जन्म देती है। अगर कट्टरपंथ इस्लाम नहीं हुआ होता तो ये महिलाएं इतनी कन्वर्जन के बाद इतनी इतनी ये तो रेडिकल नहीं होती। तो हमने आपको उदाहरण दिया कि जिस स्टेट से महिलाएं जा रही हो, इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान का, और आपको मालूम है कि जब तक ये जिंदा रहती हैं इनको सेक्स स्लेव्स के समान इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट की जो मान्यता, उसकी जो अपनी मान्यता है, उसका मजहबी दृष्टिकोण है, उसमें उनको सेक्स स्लेव से कोई परहेज नहीं। तो इस तरह की मानसिकता, इस तरह का इंडोक्ट्रिनेशन, इस तरह का रेडिकलाइजेशन, केरला में आपने इस्लाम का वो एक उसका जिहादी रूप देखा, और अब मैं आपको वो आपने जिसकी चर्चा की थी वो कम्युनिज्म का, कम्युनिस्ट रेडिकलाइजेशन का, कम्युनिस्ट फंडामेंटलिज्म को, जिसको आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते, माओइज्म कहते, कुछ भी कहते, उसकी जो आपने चर्चा की। और चर्चे का विषय है एक युवक, उम्र 22 साल, नाम अर्जुन, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया का सदस्य, सीपीआईएम का वो स्टूडेंट विंग का मेंबर है। एक
बच्ची, 6 साल की बच्ची, उसकी मौत हुई। और जब उसका बरियल हो रहा था, जब उसको दफनाया जा रहा था, तो जितने लोग खड़े थे, सबसे हिस्टेरिकली छाती पीट पीट के यही शख्स रो रहा था। लेकिन पाप पाप तो पाप होता है, छुपता तो है नहीं। बात कहीं से निकल गई। इस आदमी का हाथ था इसके मृत्यु में। इसको अरेस्ट किया गया, इसको इंटरोगेशन हुआ। इंटरोगेशन के दौरान इसने यह बात को कबूल किया कि 3 साल से ये इस बच्ची को ये रेप कर रहा था। ये आदमी 3 साल से रेप कर रहा था। और इसने कहा, इसने कबूल किया कि उसने उसकी मासूमियत को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया। कहा कि मैं उसको मिठाई और चॉकलेट्स देता था। ये 22 साल का आदमी। देखिए, दुनिया में ऐसे बहुत समाज है, दुनिया में ऐसे बहुत देश हैं जिसमें ऐसे दहशतगर्द होते। ये दहशतगर्दी है साहब। दहशतगर्दी केवल सामाजिक और राजनीतिक नहीं होती है, दहशतगर्दी व्यक्तिगत भी होता है। और यहां पर हो सकता है दुनिया में बहुत सारे इस तरह के जानवर, बीस्टली जिसको हम कहते हैं, जानवर भी शायद इनसे बेटर होंगे, ऐसे लोग ऐसे होते होंगे। तो ये महज जब बात विचारधारा की आती है, देन दे आर नॉट ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स। दे आर नॉट ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स। फिर हमको उसके विचारधारा को, क्योंकि ये शख्स ये अपने अपने और संगठन के लिए, अपनी पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी था। ये रैलीज ऑर्गेनाइज करता था, खास करके जितने भी ये सिविल वाले जो ये होते सिविल सोसाइटी के, उसमें बड़ा सक्रिय था, ये एक्टिव था, ये लाडला था वहां के अपने पार्टी का। और आज भी आप पढ़ लीजिए, अब वो इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं हो रही है, आज भी उसको उसको लोग भरपूर तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये विचारधारा से उत्पन्न हुई ऐसी मनोवृत्ति हो, तो उसके बारे में तो बातचीत करना, उसका विश्लेषण करना तो हमारे लिए लाजमी हो जाता है। भाई, एक विचारधारा के तहत वो केरला से कोई उठ के वहां चला गया, और दूसरा विचारधारा की तरह इस तरह की घटना कर रही है, दोनों एक ही स्टेट में। और माओवाद और जिहाद, ये दोनों खून के प्यासे हैं। आप इतिहास पढ़ लें, आप इतिहास पढ़ लें माओवाद और जिहाद का, ये दोनों खून के प्यासे हैं। एक सेक्सलेस में बिलीव करता है, तो माओवाद फ्री सेक्स में बिलीव करता है। बाबा आमटे का बेटा, और देखिए, मैं कोई भी बात मैं यूं ही नहीं करता, तथ्य के साथ करता हूं। यह अखबारों में निकला था कि बाबा आमटे का बेटा माओइस्ट अफेक्टेड कंट्रोल्ड एरियाज में वो वैसेक्टमी की ऑपरेशंस कर रहा है, इसलिए क्योंकि वहां पे जो माओवादी जो फीमेल कैडर्स हैं और मेल कैडर्स हैं, उनके बीच में प्यार मोहब्बत हो जाता था, फिर वो शादी कर लेते थे और फिर वो परिवार बसाना शुरू कर देते थे, तो उनको रिक्रूटमेंट में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी।
तो उसने वेसेक्टमी का ऑपरेशन करने लगा। तो दोनों में क्या फर्क है? एक सेक्स स्लेव्स में बिलीव करता है, ये भी एक तरह का सेक्स स्लेवरी। तो दोनों में कोई कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं। और मैंने देखा है साहब कि कोई भी छात्र, कोई भी युवा, कोई भी इंप्रेशनेबल माइंड जिसके ऊपर में ये जिहाद और माओवाद कि जिस पर काली साया पड़ती है, वो आदमी बर्बादी के अलावा वो उसको जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करता। आपने